इस विशेष वीडियो में हम प्लैटीहेल्मिन्थीज संघ के विवरणों को देखेंगे। अब सामान्य नाम की बात करें तो इस विशेष संघ को फ्लैटवर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम नाम को देखें तो इसमें प्लैटी शब्द है। यह प्लैटी शब्द चपटी जैसी शरीर रचना को दर्शाता है और हेलमिंथ का अर्थ होता है कीड़े, और इसी वजह से इन्हें फ्लैटवर्म्स कहा जाता है और इनका शरीर डॉर्सोवेंट्रली छपटा होता है। तो हम प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात कर रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। सबसे पहले इनके आवास की बात करते हैं। अब ये जीव मुख्य रूप से एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये इंसानों में भी एंडोपैरासाइटिक हो सकते हैं, यानी हमारे शरीर में भी पाए जा सकते हैं। तो अधिकांश एंडोपैरासाइट्स होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं। इसके बाद इनके शरीर की बनावट की बात करते हैं। पहला लक्षण जो हमने शुरू में ही बताया था, वह यह है कि इनका शरीर डॉर्सोवेंट्रली छपटा होता है, यानी पेट और पीठ की दिशा में छपटा शरीर। दूसरा यह है कि इनमें हुक्स और स्कर्स होते हैं, लेकिन ये हुक्स और स्कर्स केवल परजीवी रूपों में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो स्वतंत्र रूप से रहने वाले रूप हैं, उनमें हुक्स और स्कर्स अनुपस्थित होंगे। इसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थीज संघ के कुछ सदस्य होते हैं। उदाहरण के लिए प्लानारिया है। प्लानारिया में पुनरुत्पादन की बहुत अधिक क्षमता होती है। इसके बाद वर्गीकरण के आधार पर लक्षणों की बात करते हैं। यहां पर अंग स्तर की संगठन व्यवस्था पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि यहां कुछ अंग तंत्र भी उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि यह पूरी तरह से अंग तंत्र स्तर है। हम हमेशा यही कहेंगे कि यह अंग स्तर है। सही अंग तंत्र स्तर अगली संघ में शुरू होगा, जो कि एकोएलोमोर्फा है। इसके बाद यह द्विपार्श्वीय सममिति है। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज पहला संघ है जिसमें द्विपार्श्वीय सममिति होती है। इसके बाद यह त्रिस्तरीय अवस्था है। यह पहला संघ है जिसमें त्रिस्तरीय अवस्था पाई जाती है। कोएलम अभी भी अनुपस्थित है, इसलिए एकोएलोमेट अवस्था होती है। इसके बाद पाचन तंत्र की ओर बढ़ते हैं। अब पाचन तंत्र की बात करें तो यह अभी भी अपूर्ण पाचन तंत्र है। तो अगर हमें याद हो, अपूर्ण पाचन तंत्र कोएलेंटराटा से शुरू हुआ था। यह सिटेनोफोरा में भी ऐसा ही था, और वही अपूर्ण पाचन तंत्र जिसमें केवल एक ही छिद्र होता है, प्लैटीहेल्मिन्थीज के मामले में भी मौजूद है। लेकिन इस मामले में टेपवर्म्स का एक विशेष उदाहरण ध्यान में रखना होगा। अब टेपवर्म्स के मामले में ध्यान देने वाली बात है कि हम फ्लैटवर्म्स की नहीं, बल्कि टेपवर्म्स की बात कर रहे हैं। अब टेपवर्म्स अपने शरीर की सतह के माध्यम से सीधे पोषक तत्वों को होस्ट से अवशोषित करते हैं। अब चूंकि वे परजीवी होते हैं, वे तैयार भोजन सामग्री को अवशोषित करेंगे, तो जाहिर है कि पाचन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस अपवाद के मामले में, यानी टेपवर्म्स में, पाचन तंत्र अनुपस्थित होगा, लेकिन अधिकांश में यह उपस्थित रहेगा और अधूरा होगा। पाचन तंत्र के बाद अगला महत्वपूर्ण तंत्र है उत्सर्जन तंत्र। अब तक, यानी पोरिफेरा, सिलेंटेराटा और क्टिनोफोरा में उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित था, और यह पहली बार प्लैटीहेल्मिन्थेस संघ में आता है। और इस तंत्र, उत्सर्जन तंत्र को फ्लेम सेल्स या प्रोटोनफ्रिडिया कहा जाता है। ये विशेष फ्लेम सेल्स या प्रोटोनफ्रिडिया उत्सर्जन का कार्य करेंगे, लेकिन ये ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य भी करेंगे। फिर हम तंत्र की बात करते हैं। अंतिम तंत्र जो है वह प्रजनन तंत्र है। अब प्रजनन तंत्र के मामले में प्लैटीहेल्मिन्थेस में यौन प्रजनन उपस्थित होता है। निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए यह आंतरिक निषेचन है। फिर इसमें अप्रत्यक्ष विकास होता है। तो अप्रत्यक्ष विकास के मामले में लार्वा उपस्थित होगा। महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि इसमें कई लार्वल अवस्थाएं होती हैं। तो एक लार्वल अवस्था दूसरी में परिवर्तित होगी, दूसरी तीसरी में, और फिर वयस्क रूप आएगा। तो इसमें कई लार्वल अवस्थाएं होती हैं। अंत में अब उदाहरणों की बात करते हैं। तो हम 3 उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है टीनिया, जिसे आमतौर पर टेपवर्म कहा जाता है। यह वही जीव है जिसके बारे में हम पाचन तंत्र के अपवाद में बात कर रहे थे। यह मनुष्यों में पाया जाता है। आमतौर पर टीनिया सोलियम पाया जाता है। अगला है फैसियोला, जिसे लिवर फ्लूक कहा जाता है। यहां लिवर फ्लूक दिखाया गया है। यह टीनिया या टेपवर्म है, जिसे यहां दिखाया गया है। और तीसरा उदाहरण है प्लानारिया। प्लानारिया वही उदाहरण है जिसमें पुनरुत्पादन की उच्च क्षमता पाई जाती थी।